नमस्कार दोस्तों, द डेली पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 18 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है ताकि आपको सभी आर्टिकल्स के डेटा और जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस बेहतरीन कार्टून के साथ जो आज के एडिटोरियल में आया हुआ है। दिखाया गया किस तरीके से टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो आज की डेट में अपनी पार्टी को छोड़ छोड़ के किस तरीके से बीजेपी में आ रहे हैं। और इस कार्टून में दिखाया गया कि किस तरीके से मोदी जी जो हैं वो उन मेंबर्स को पुल कर रहे हैं अपनी पार्टी में। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो बंगाल की आज की पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में ये कार्टून दर्शाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक और बेहतरीन कोट के साथ। देखिए कोट कितनी अच्छी बात कहता है। यू नेवर फेल बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अब देखिए यहाँ पर इस कोट में बताया गया है कि जो हम फेल जो शब्द है उससे कई लोग डिसहार्टन हो जाते हैं, लेकिन फेल का एक्चुअल में क्या मतलब होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कितनी बढ़िया बात की गई है इस कोट में। देखिए क्योंकि ऐसा होता है कि जनरली लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं उनको फेलियर फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो उनकी डेली लाइफ में हो, चाहे वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में उनको फेलियर फेस करना ही पड़ता है। लेकिन डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि फेलियर का मतलब ये आपका पहला कदम है किसमें, आपकी सफलता प्राप्त करने में, आपको कुछ भी सीखने में आपका पहला कदम है। और अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन बात की गई है और आप इस डेफिनेटली इस कोट के साथ अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से रिलेट कर पाएंगे। चलिए आज हमें करने हैं 4 अलग अलग एडिटोरियल्स का डिटेल एनालिसिस। पहला एडिटोरियल है वो है एलेइंग कंसर्न्स। अब किस कंसर्न की बात कर रहा है? देखिए इस आर्टिकल में आज की डेट में वैक्सीन की बात की गई है कि वैक्सीन तो जैसे आ गई है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्या, कि वैक्सीन सेफ़ है या सेफ़ नहीं है। अब इसमें से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है और इसी डाउट की वजह से आज की डेट में लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारी एक तरीके से जो हेल्थ कंडीशंस है कंट्री में उसको इम्पैक्ट करता है। तो ये राइटर बताना चाहते हैं कितना बड़ा कंसर्न है आज की डेट में और हमें इस कंसर्न में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये चीज़ सुधर जाए। पहला आर्टिकल तो ये है। दूसरा आर्टिकल है इमिग्रेशन कोरंडम। अब ये चीज़ क्या बात कहती है? आपको पता होगा अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में तो इमिग्रेशन पॉलिसी जो थी वो कुछ अलग थी। उन्होंने H1B वीज़ा पे कैपिंग कर दी थी और लोगों की एक तरीके से एंट्री रिस्ट्रिक्ट करने की मैक्सिमम कोशिश थी। बट अब जो बाइडन के टाइम में चीज़ें जो हैं वो चेंज होने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह रखा है कि वो सारी कैपिंग्स को हटाने वाले हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल में कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया गया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें करनी हैं ऑन ग्राउंड, तभी जाके ये इमिग्रेशन का जो फंडा चल रहा है आज की डेट में ये एक तरीके से सॉल्व होगा। तो इस आर्टिकल में ये सब चीज़ें बात की गई हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। इस आर्टिकल में आज के डेट में हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक तरीके से बात की जा रही है। क्या? मिसाइल डील। अभी मिसाइल डील क्या है? ये ब्रह्मोस मिसाइल डील की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली ऐसा हुआ है कि फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल की डील करी है कि हम उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल एक तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे उनके डिफेंस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है और इंडिया का एक रोल बताया गया है जियो पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है। अगले आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन से अगर आपके दिमाग में बैंक की इमेज आती है तो आप बिल्कुल राइट हैं, क्योंकि रिसेंट यूनियन बजट में ऐसा हुआ था कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन की भी बात की गई थी। और आज के डेट में आपको पता होगा बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स भी देखी जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड हैं और बताया जा रहा है कि बैंक्स का जो प्राइवेटाइजेशन वो करने की ज़रूरत है ये नहीं है। दोनों पहलू बताए गए यहाँ पर और हम दोनों पहलू को देखेंगे ताकि आप अपना एक ओपिनियन बना पाए कि आप प्राइवेटाइजेशन के साथ हैं या प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हैं। बेसिकली ये आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए चाहे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप अपने इंटरव्यू में जाके आपसे ये चीज़ अगर पूछी जाए कि आपके अकॉर्डिंग प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है, तो आप वहाँ पर एक अगर पॉइंट दें तो बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉइंट देगी, हाँ सच में ये पॉइंट ऐसे हैं जो सच में हमारे प्राइवेटाइजेशन जो सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देखेंगे और आपको आपका ओपिनियन बनाने में भी एक तरीके से हेल्प करेंगे। तो पहले डेटा पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें LPG की सब्सिडी के बारे में बात की जा रही है। अब क्यों की जा रही है? अब यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि करीब करीब हम देख रहे हैं कि नवंबर 2020 से लेकर फरवरी 2020 के बीच पे 100 रुपया जो है LPG का दाम बढ़ गया है। दाम तो बड़ा ही बढ़ा। उसके अलावा ये भी राइटर बता रहे हैं कि मई 2020 से सब्सिडी जो है, पहले आपको पता होगा कि सब्सिडी हमारी जो है वो बैंक अकाउंट्स में आती थी, लेकिन मई 2020 से कोई भी सब्सिडी नहीं आ रही है। इसका क्या मतलब है? आप मैं जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल, रिच की तो बात ही चलो खैर छोड़ो, पुअर पीपल भी जो हैं वो सब के सब किसी को भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। सब नॉन सब्सिडाइज जो सिलेंडर्स हैं उनको एक तरीके से परचेज़ कर रहे हैं। यानी एक तरीके से ये हो रहा है
कि सब्सिडी जो है किसी को भी नहीं मिलने वाली। सब्सिडी नाम का शब्द अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज के डेट में बता रहे हैं कि 719 रुपये का जो है 14.2 kg का जो नॉर्मल डोमेस्टिक सिलेंडर हम यूज़ करते हैं घर में, ये दाम हो चुका है अभी दिल्ली के रेट्स के अकॉर्डिंग। बेसिकली यहाँ पर भी बताया गया है कि सब्सिडी जो है वो एक तरीके से गिरते गई धीरे धीरे, एकदम से नहीं गिराई। मई 2020 के बाद उसको सब्सिडी को धीरे धीरे गिरा गिरा के एकदम जीरो पे ले आया गया। और आज के डेट में हम देख सकते हैं एलपीजी के जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है, जो ग्रे वाला ग्राफ है वो दिखाता है नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी जो सिलेंडर है, और एक तरीके से रेड वाला जो है वो सब्सिडाइज्ड प्राइस दिखाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब यहाँ पर डेटा देख रहे हैं जैन 2015 से लेके 2021 तक। अब यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो ड्रॉप इसमें दिखाया जा रहा है ग्राफ में, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। और अब यहाँ गैप बताया गया है किसमें, जो सब्सिडी और नॉन सब्सिडी वाले अमाउंट में। देखिए यहाँ पर पहले कितना ज़्यादा गैप था, इतने सारे लोग जो थे उसमें, मतलब दिखा रहा है कि जो लोग सब्सिडी वाले सिलेंडर खरीदते थे और जो नॉन सब्सिडी वाला खरीदते थे उनमें इतना गैप था। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं करीब करीब जनवरी 2019 तो बहुत बड़ा गैप देखा गया। लेकिन आज के डेट में गैप ही नहीं है, दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो सब्सिडी है वो ख़त्म हो चुकी है। सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज एक ही चीज़ हो जाएंगी। यही यहाँ पर इसमें आर्टिकल में दिखाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बताया गया है कि आज के डेट में जो एलपीजी की डिमांड है वो बढ़ तो रही है, उसके साथ ही साथ जब हमें ओवरऑल हम जब एलपीजी को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट प्राइसेस भी हमें काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। और ये भी एक तरीके से एक रीज़न है कि एलपीजी जो है वो महंगी हो रही है। अब यहाँ पर राइटर एक तरीके से बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इस चीज़ के लिए एलपीजी से रिलेटेड, वो इन सब रीजंस की वजह से आज के डेट में फेल हो रही हैं। जो स्कीम्स बहुत मेहनत से इंप्लीमेंट की गई थी, जो बहुत सक्सेस भी हो रही थी, लेकिन अब इन सब चीज़ों की वजह से ख़त्म हो रही है। इसका ये मेन एग्जांपल क्या है, PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के अंदर क्या था कि जो रूरल एरियाज़ हैं, पुअर जो BPL परिवार हैं, उनके तरफ LPG के कनेक्शंस दिए जाएंगे उनको घर में। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा होता है गाँव में, आपको पता है अगर मैं बता दूँ तो गांव में जनरली लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं, बायोमास का यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो पॉल्यूटिंग सोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब पॉल्यूशन तो चलो खैर ठीक है, पॉल्यूशन जो है इन्वायरमेंट में चला गया, खैर वो भी बेकार ही है, लेकिन चलो एक बार इसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन मेन फैक्टर तो हेल्थ है ना, इंसान की हेल्थ। इस पॉल्यूशन से, यानी जो स्मोक इंसान आता है, इससे जो है लेडीज़ की, औरतों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसलिए क्योंकि क्लीन कुकिंग फ्यूल चाहिए था, तो LPG का जो है प्रमोशन इस योजना के दौरान किया गया, इस योजना के तहत किया गया। और क्योंकि देखिए LPG का प्रमोशन किया गया तो जितने भी रूरल एरियाज़ थे जहाँ पर LPG नहीं थी, जितने भी BPL परिवार थे, उनको बहुत सब्सिडाइज चीप रेट में LPG के सिलेंडर्स दिए गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आज के दिन सब्सिडी तो है नहीं, तो एक गरीब लोग जो जितने भी हैं और जितने भी लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको अब ये सब्सिडी नहीं मिल रही तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं वो, अब अपने पुराने यानी जैसे टिम्बर और क्या बायोमास, इन सब चीज़ों को उन्होंने दोबारा जलाना शुरू कर दिया अपने खाना पकाने के लिए। तो अब ये दोबारा पॉल्यूशन कर रहा है, उनकी जो हेल्थ है जो हमने यहाँ डिस्कस करी थी उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से जो अच्छी अच्छी योजनाएं थी सरकार की, वो भी जो आज की डेट में है ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि LPG के साथ जो भी अभी हो रहा है, महंगी हो रही है, LPG सब्सिडी खत्म कर दी, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा 2019 में CAG ने ये भी बताया कि करीब करीब अब काफ़ी ज़्यादा 35% लोग जो हैं वो अब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अपने करवट बदल दी है, एक तरीके से वो पीछे हट चुके हैं। क्यों? जब LPG रिफिल्स के जो प्राइस हैं वो हाई जा रहे हैं, तो अब वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो 35% बहुत ज़्यादा होता है। अब 130 करोड़ का 35% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इतना बड़ा अमाउंट जो है वो सिर्फ दाम बढ़ने से हट गया, तो सब्सिडी हटने से तो समझ लीजिए सभी हट जाएंगे करीब करीब। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है और हमें इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। इसका बेसिकली डेटा फिगर हमें याद करना ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एडिटोरियल की तरफ। इस एडिटोरियल का नाम है एलेइंग कंसर्न्स, पब्लिक ट्रस्ट इज़ द की इंग्रेडिएंट टू सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। यानी जो हमारी जनता है उसका भरोसा जो है, यही एक रास्ता है किस चीज़ के लिए, सक्सेसफुल वैक्सीनेशन के लिए। अब क्यों? जनता अगर वैक्सीन पे भरोसा ही नहीं करेगी तो क्या आपको लगता है कि ये वैक्सीन ड्राइव जो है ये सक्सेसफुल हो पाएगी? ये अब आप मुझे बताइए। क्योंकि अब सिंपल सी बात है, जिनको वैक्सीन देनी है वही लोग वैक्सीन लेने आ नहीं रहे हैं, तो क्या ये सक्सेस हो पाएगी? मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। तो एक तरीके से लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हाँ वैक्सीन लेने आओ, और उसके मेजर्स राइटर ने यहाँ बताए गए हैं। करीब करीब बताया गया कि आज की डेट में 392 मिलियन डोज वैक्सीन के जो हैं वो एक तरीके से एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं, ग्लोबली दिए जा चुके हैं। और करीब करीब यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ लिखा हुआ है ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर, आप इसको याद कर लीजिए।
कहीं भी आपको फैक्ट को अगर फिगर कहीं देना हो, कहीं भी आपको इस टाइप के लॉजिक्स अगर देने हो तो आप दे सकते हैं। स्पेशली आपकी जीडीज़ में, आपके इंटरव्यूज़ में काफ़ी इंपैक्ट बनाते हैं अगर आपको इस टाइप के डेटा फिगर पता हो। तो ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर के अकॉर्डिंग 392 मिलियन डोजेस वैक्सीन की बनाई जा चुकी हैं। लेकिन यूरोप जैसी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, वहाँ पर वो वैक्सीन को एक तरीके से बैन कर रहे हैं। अब बैन क्यों कर रहे हैं? बैन करने का मेन रीज़न है ब्लड क्लॉट्स। अब उनके अकॉर्डिंग वैक्सीन देने के बाद कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट्स पाया गया। अब उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत हार्मफुल है। सिंपल सी बात है, हार्मफुल तो है ही। अगर ब्लड आपकी बॉडी में क्लॉट हो जाए तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, और सर्कुलेट नहीं होगा तो इंसान की डेथ हो सकती है। अब क्योंकि ब्लड क्लॉट्स देखे गए तो उन्होंने इस वैक्सीन को बैन कर दिया। अब यूरोपियन कंट्रीज ने इस तरीके से टेम्प्रेरी हॉल्ड लगा के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, और वो कौन सी वैक्सीन यूज़ करते? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यूज़ कर रहे थे। हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? कोवैक्सिन और कोविशील्ड। अब आपको मुझे बताना है कि ये इन दोनों में से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कौन सी है और भारत बायोटेक की कौन सी वैक्सीन है। प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो देखिए, अब WHO जैसी एजेंसीज़, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज जो हैं, इन्होंने एक तरीके से बताया है कि ऐसा कोई लिंक नहीं है कि जैसे एक तरीके से यहाँ पर अगर लोगों में ब्लड क्लॉट हो गया है और अगर साथ साथ लोगों को वैक्सीन भी दी जा रही है, तो एक तरीके से वैक्सीन और ब्लड क्लॉट में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा यहाँ पर ये एजेंसीज बता रही हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों में, इतने लाखों लोगों में देने में करीब करीब 40 लोगों को ही ब्लड क्लॉट देखा गया है। तो हम ये कह नहीं सकते कि ऐसा एक्चुअल में ये जो ब्लड क्लॉट हुआ है ये वैक्सीन की वजह से ही हुआ है। अब मान लीजिए कि जैसे इंसान, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हर इंसान जो है सुबह रोटी खा के ही निकलता है अपने ऑफिस के लिए, और करीब करीब 1 लाख लोग जब निकलते हैं उसमें से करीब करीब 50 लोग जो हैं उनका कोई छोटा मोटा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इन सब लोगों ने रोटी खाई थी इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ। ये तो बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई लॉजिक बैठा ही नहीं ना। सेम बात यहाँ पर WHO और जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज़ हैं वो आज की डेट में यूरोपियन कंट्रीज़ को भी बता रही हैं कि ब्लड क्लॉट और वैक्सीन का कहीं से कहीं तक कोई रिश्ता है ही नहीं, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, लेकिन हाँ, अब ये कंट्रीज़ ने टेम्प्रेरी होल्ड लगा लिया है तो ये इनका खुद का डिसीजन है। अब देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, ये जो ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव है इनको एक तरीके से एक्सेलरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ये WHO, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज जो हैं, ये जितना मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि यही तो चीज़ है जो पैंडेमिक को कंट्रोल करेगी। लेकिन अब जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज़ इस टाइप के कदम ले रही हैं, तो क्या ये इनकी जो एक तरीके से ये सक्सेसफुल मेजर जो ये लेना चाह रहे हैं ताकि पैंडेमिक को कंट्रोल करें, क्या सफल हो पाएगा? जो वैक्सीन ही लोगों को नहीं दी जाएगी तो सिंपल सी बात है, पैंडेमिक को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो देश हैं वो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारी ओवरऑल वैक्सीनेशन, ओवरऑल जो ग्लोबल ड्राइव है। अब जैसे वैक्सीन की, अब राइटर हैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जैसे एस्ट्राजेनेका है, फाइज़र है, मॉडर्ना वैक्सीन है, ये वैक्सीन वो हैं जो इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाई गई थी, ऐसा राइटर यहाँ बताना चाह रहे हैं। अब क्योंकि अब यहाँ पर मैं पर्सनली इस ओपिनियन से एग्री नहीं करता, लेकिन राइटर का ओपिनियन यहाँ पर ये है कि क्योंकि ये इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाई गई थी, इसका मतलब जो इन वैक्सीन की स्टडी है, यानी जब भी वैक्सीन बनाई गई थी तो इनकी जो स्टडी है वो भी एक तरीके से रिस्की है, क्योंकि अगर इमरजेंसी पर्पज़ के बनाई तो ज़्यादा रिसर्च नहीं करी होगी। सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत रिजल्ट्स देख के इस वैक्सीन को लोगों में एक तरीके से लोगों को लगा दिया गया होगा। तो राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि क्योंकि इमरजेंसी के लिए वैक्सीन बनाई गई थी तो उसकी स्टडी नहीं हुई थी अच्छे से, और उसके लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ ये भी बताना चाह रहे हैं राइटर कि आज की डेट में जो रिस्क है लोगों में, अब लोग की सोच कहाँ को जा रही है। देखिए, जब कोविड नया नया आया था तो उस टाइम आपने देखा होगा लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। लोगों ने बहुत अच्छे से, हम कह सकते हैं, प्रिकॉशंस लिए थे, प्रॉपर मास्क पहने थे, सैनिटाइजर्स का यूज़ कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, अब कोविड दोबारा बढ़ रहा है लेकिन लोग इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं नहीं, क्योंकि लोगों में एक तरीके से ढील आ चुकी है। उनके अकॉर्डिंग कोविड कोई अब नॉर्मल सी ही बीमारी है और वो इसके लिए सक्सेसफुल मेजर नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, वैक्सीन से लोग ज़रूर डर रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि अब देखिए, ये ऐसा है कि लोग के दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि वैक्सीन से मरने से बढ़िया तो कोविड से ही मर जाओ। एक्चुअल में यहाँ पर ये मतलब सीन हो रहा है, तभी तो लोग वैक्सीन को नहीं ले रहे हैं। जैसे राइटर कह रहे हैं, द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम सीरियस कोविड-19 फार आउटवेज द वैक्सीन रिएक्शन, यानी वैक्सीन के रिएक्शन होने से बढ़िया तो कोविड से ही मर जाए, ऐसा राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। ये लोगों की सोच हो चुकी है आज की डेट में। अब देखिए होता क्या है, अब जो ड्रग्स होते हैं ना वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो लोग ड्रग्स जो हैं वो बीमार लोगों को दिए जाएँ। जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का ड्रग ही होता है। अब देखिए, सीन ऐसा होता है कि मेडिसिन जो है, ड्रग्स बीमार लोगों को दी जाते हैं, लेकिन वैक्सीन तो ऐसे लोगों को दी जाती हैं जो हेल्दी होती हैं। सिंपल सी बात, जैसे मैं हेल्दी हूँ तो मुझे वैक्सीन दी जाएगी ताकि अगर कभी भी आगे जाके कोविड मेरी बॉडी में एंटर कर पाता तो मेरी बॉडी उसके लिए फ़ाइट की जाएगी।
तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि चलो मेडिसिन तो ऐसी चीज़ें जो बीमार लोगों को दी जाएगी, लेकिन वैक्सीन तो ऐसी चीज़ें जो हेल्दी लोगों को दी जाएगी। यानी ये तो एक तरीके से हेल्दी लोगों को भी बीमार करने वाली बात हो जाएगी। अगर हम हेल्दी लोगों को इस टाइप की वैक्सीन दे रहे हैं तो ये बात हो जाएगी तुम जो अच्छे लोग हैं उनको भी एक तरीके से बीमारी से ग्रस्त कर रहे हो। यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं भारत जैसा देश जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। क्यों? जैसे 2014 में इंडिया जो है पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, और उसके अलावा भी हमने काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे पास के जितने भी रिकॉर्ड देखे जाएँ तो हमारे वैक्सीनेशन का और उनको रिस्क इवैल्यूएशंस का जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन अब हमें देखना क्या है कि आज के डेट में हमारे कंट्री में ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर प्रॉम्प्ट डेटा, यानी एक तरीके से हर चीज़ का डेटा कि वैक्सीनेशन किस तरीके से हुआ था, कितने लोगों को किया था, और पब्लिक ट्रस्ट, देखिए मेन चीज़ ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है। राइटर यहाँ ये कहना चाहते हैं भले हमें वैक्सीन में तो महारत हासिल है क्योंकि हमने पास्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब हम लोगों का भरोसा ही नहीं जीत पाए अभी तक, तो क्या ये चीज़ एक तरीके से फ़ायदेमंद है? तो राइटर यही चीज़ कहना चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ लोगों में नहीं है, इसी वजह से लोग आज की डेट में आगे नहीं आ रहे हैं। नेशनल कमिटी ऑन एडवर्स इवेंट्स, इन्होंने अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है जो ये बताएगा कि वैक्सीन जो है उसके क्या क्या, उसका नेचर कैसा है, उसके क्या क्या सीरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इम्यूनाइजेशन किस तरीके से होगा। ये सब चीज़ें लोगों को नहीं बताई गई हैं, इसी की वजह से लोगों में एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट नहीं है। देखिए, और इसके अलावा राइटर यही कहना चाहते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट जो है यही सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि बिना भरोसे के लोग जो हैं वो आने ही नहीं वाले हैं वैक्सीनेशन ड्राइव्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो देखिए, एक बार लोगों का भरोसा आ जाए उसके बाद ही जो सेंट्रल जो हमारी सरकार है वो एक तरीके से इन सारे कंसर्न जितने भी हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड, इन कंसर्न को प्रॉपर्ली एड्रेस कर पाएगी। और एक बार ये कंसर्न एड्रेस होंगे तभी लोग वैक्सीन को लेंगे, और एक बार लोग वैक्सीन को लेंगे तभी हम कोविड को प्रॉपर्ली एलिमिनेट कर पाएंगे। ये इस आर्टिकल का मेन वो है। तो देखिए, आपने यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से राइटर का भी ओपिनियन बताया गया कि ऑन ग्राउंड डिटेल्स क्या हो रही हैं आज की डेट में लोगों के साथ। तो ये बेसिकली आपको एक ओपिनियन बनाने में हेल्प करेगा, और आपको ये भी हेल्प करेगा कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वैक्सीन ड्राइव में पार्टिसिपेट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। देखिए, एडिटोरियल का नाम है इमिग्रेशन कॉनंड्रम। अब ये कहता क्या है? बेसिकली आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में उन्होंने जो जितने भी लोग आते थे अमेरिका में वीज़ा लेके, उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स रख लिए थे। बेसिकली एक टाइप की कैपिंग आप कह सकते हैं वो कर दी थी ताकि कम लोग अमेरिका आ पाएँ। लेकिन अब जो बाइडन आ चुके हैं तो वो इस चीज़ के अपोजिट हैं। वो वीज़ा के लिए रिलैक्सेशन देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अमेरिका आए, वहाँ पर वर्क करें। तो दोनों की पॉलिसीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो बाइडन नए आए हैं तो उनको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में और इम्प्लीमेंट करने में। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो बाइडन ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये एक आसान चीज़ होने भी वाली है या नहीं होने वाली है। क्या जो 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 डोनाल्ड ट्रंप ने आज के डेट में किया हुआ है उसको अंडू करना आसान नहीं होने वाला है, ऐसा यहाँ राइटर कहना चाहते हैं कि जो बाइडन ने कभी ऐसी सोची नहीं होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई थी यूएस के लिए। अब उन सब चीज़ों को सही करना है, जो रायता फैलाया उसको तो बटोरना ही पड़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है, वो चीज़ जो बाइडन के हाथों में है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि इमिग्रेशन रिफॉर्म जो है ये आज की डेट में ना अगर टाइम पे नहीं किए गए तो एक क्राइसिस ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूएस में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जॉब के पर्पज़ से जाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वो जा नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली एक इंडस्ट्री में क्राइसिस आ सकता है, और जितने भी लोग जॉब करते हैं वो जॉबलेस एक तरीके से हो सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं स्पेशली माइनर्स ये यूएस के सदर्न बॉर्डर्स पे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक तरीके से यूएस में एंट्री करनी है, लेकिन अभी इमिग्रेशन रिफॉर्म्स प्रॉपर है ही नहीं, तो इनको एंट्री नहीं मिल रही है। अब माइनर्स यहाँ क्यों कहा गया है? देखिए, माइनर्स जनरली वो लोग होते हैं जिनके पास, अगर कोई भी माइनर अगर कंट्री में एंटर करना चाहता है तो ये उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे प्रॉपर्ली। बच्चों के पास कहाँ ये सब चीज़ होती हैं? जो जितने भी गरीब स्टेटा के लोग जो आ जाते हैं, इन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें दर्ज नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके ये सब चीज़ें इंप्रूव हो सकते हैं। कि सडन स्पाइक यानी करीब 4000 लोग जो हैं आज की डेट में यूएस के सदर्न बॉर्डर पे खड़े हैं इन रिफॉर्म्स की वजह से, क्योंकि ये रिफॉर्म सही है नहीं, वो एंटर कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, क्राइसिस आज की डेट में ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्रॉपर मेजर्स लिए जा सकते हैं। क्या?
इस प्रोसेस को क्विकन करने के लिए, फास्ट करने के लिए, ताकि जितने भी एग्रीकल्चर वर्कर्स वहाँ आया करते थे, जितने भी लोग वहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं वीज़ा लेके, वो लोग जल्द से जल्द अपने जिस भी सेक्टर में वो सर्व करते हैं वहाँ जा सकें, ताकि वो अपना काम कर सकें प्रॉपर्ली और कंट्री की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन क्योंकि अब ये सब चीज़ें फास्ट नहीं हो रही हैं तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं आज की डेट में। यहाँ पर ये भी बताया जाए कि ऐसा क्योंकि ये लीगल माइग्रेशन सिस्टम जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको फॉल्ट को रिड्रेस करने के लिए भी अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं, प्रॉपर प्लान नहीं है। ऑल्दो प्लान उन्होंने सोच रखे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो हम यही कह सकते हैं कि प्रॉपर प्लान अभी नहीं है, तभी तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं। अब क्योंकि देखिए पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, कॉन्ट्रोवर्शियल रूल लाया, क्या, मिनिमम पे का, इतने से इतने की तनख्वाह वाले लोगों को ही H1B वीज़ा मिलेगा, सिर्फ जो स्किल्ड लोग होंगे उनको ही अमेरिका में H1B वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सब चीज़ें बहुत दिक्कतें कर रही थी, क्योंकि अगर मान लीजिए हम सेट कर देंगे कि 70,000 से ज़्यादा की तनख्वाह वाले जितने भी लोग हैं उन्हीं को H1B वीज़ा मिलेगा, तो जिनकी 60,000 है उनका क्या होगा, वो तो आ ही नहीं पाएंगे। जिनकी 10,000 है उनका क्या होगा, वो तो आ ही नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये चीज़ जो बाइडन जो है वो हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यह कह सकते हैं कि जो बाइडन जो है उनकी जो पॉलिसी होने वाली है, अब ग्रीन कार्ड की यहाँ बात जो की जा रही है, आपको मैं बताऊं तो एनुअली करीब करीब 8,400 इंडियंस को ग्रीन कार्ड जो है मिलता है, ये फिक्स रहता है। लेकिन ग्रीन कार्ड के लिए वेटिंग कितनी है, आज के डेट में करीब करीब 10 लाख इंडियंस वेटिंग लिस्ट पे हैं ग्रीन कार्ड की। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान आज अप्लाई करता है तो उसको मे बी जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब जाके उसको ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो ये आज की डेट में कंडीशन चल रही है। और जो बाइडन इसको करीब करीब जो ग्रीन कार्ड के लोग जो इंडिया के लोग जो ग्रीन कार्ड लेके यूएस में रह रहे हैं उनको करीब करीब 35% बढ़ाने वाले हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब देखिए आज के डेट में क्या हो रहा है कि दिक्कतें ये हैं कि करीब करीब 11 मिलियन लोग जो यूएस में हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बस यूएस में आकर रह रहे हैं। डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं होगी, ऐसे ही वहाँ पर लोग पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आज के डेट में मैटर ऑफ कंसर्न है। और हमें ये करना है कि अब क्या स्किल्ड माइग्रेशन जो है, यानी स्किल्ड लोग ही आना और अलग अलग डाइवर्स लोगों को लाना, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में अमेरिका में नेटिविज़म जो है वो थोड़ा बहुत तो है, ये डोनाल्ड ट्रम्प करना चाहते थे नेटिविज़म की, वहीं के लोगों को वहीं की ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, लेकिन जो बाइडन जो है उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। तो अब हमें ये देखना है कि जो बाइडन की जो स्ट्रैटेजी है वो किस डायरेक्शन में जाती है, और क्या जो ये सवाल जो राइटर पूछ रही हो क्या वो इस सवाल को आंसर कर पाएगी। यहाँ पर ये आर्टिकल बताना चाह रहा था। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल अब मिसाइल डील के बारे में बताता है। कौन सी मिसाइल डील, ब्रह्मोस मिसाइल डील। क्यों, अभी फिलीपींस ने कुछ टाइम पहले इंडिया से दरख्वास्त करी थी कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया जाए। चलिए डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया और फिलीपींस आज के डेट में प्रोक्योरिंग ऑफ डिफेंस मटेरियल, इस एग्रीमेंट के अंडर में इक्विपमेंट जो है डिफेंस उसको हम प्रोक्योर करना पा रहे हैं। कौन सा इक्विपमेंट, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। क्यों, उसके भी रीज़न भी हम पढ़ेंगे। आज के डेट में देखिए ये कह रहे हैं कि अभी क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर हम उसको एक्सपोर्ट्स करेंगे, अपनी कंट्री का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। उसके अलावा हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फास्टर भी खरीदी, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो हमें आगे फेस करने हैं। अब ये चैलेंजेस क्या हैं, ध्यान रखिए, इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। अब देखिए बताया जा रहा है कि पहले तो ब्रह्मोस की यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री बताई है। हिस्ट्री ये है कि ब्रह्मोस को एक जॉइंट वेंचर किसके बीच में, डीआरडीओ और जॉइंट स्टॉक कंपनी मिलिट्री इंडस्ट्री कंसोर्टियम, इन दोनों ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक के दो नाम है बेसिकली। ब्रह जो लिखा है वो तो ब्रह्मपुत्र रिवर से आता है, और मोस जो है ये भी एक रिवर का नाम है, रशियन रिवर का नाम है। और आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी रिवर है, ये चीज़ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। तो बेसिकली ये दो कंपनी जो हैं आप ध्यान रखिए, इनका नाम याद कर लेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये दो कंपनी जो है ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक तरीके से पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो अभी सर्विस में है, यानी जो हमारे आर्म फोर्सेज यूज़ कर रही हैं। अब क्रूज और बैलिस्टिक में क्या अंतर है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ से मैं मिसाइल छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर मिसाइल गिरानी है। एक तरीका तो ये है कि मैं मिसाइल छोड़ूँ इस तरीके से जाए यहाँ जाकर, यहाँ जाकर टारगेट को हिट कर जाए। एक तरीका ये है कि एक टारगेट ही है, यहाँ से मैं मिसाइल छोड़ूँ तो ये इस तरीके से जाके सीधा टारगेट को हिट कर दे। तो ये इस तरीके से जो मिसाइल जाती हैं वो होती हैं क्रूज़ मिसाइल, ये ग्राउंड के साथ क्रूज़ करते हुए जाती हैं। और इस तरह की जो मिसाइल जो होती हैं ये होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे पास बहुत सारी हैं, अग्नि, पृथ्वी,
और जितनी भी ये मिसाइल्स हमारे पास अभी हैं, शौर्य मिसाइल, ये सारी की सारी बलिस्टिक मिसाइलें हैं। लेकिन क्रूज़ मिसाइल हमारे पास कौन कौन सी हैं? ये एक तो ब्रह्मोस है और दूसरी है निर्भय मिसाइल। इसको भी याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी मिसाइल जो है क्रूज़ मिसाइल है। तो ब्रह्मोस और निर्भय इंडिया के पास क्रूज़ मिसाइल है। बेहतरीन बात ब्रह्मोस की है कि इसकी स्पीड मैक 2.8 यानी करीब करीब जो साउंड है उसकी 3 गुना ज़्यादा स्पीड है इस मिसाइल की। और अगर इस मिसाइल को मान लीजिए किसी के पीछे छोड़ भी दिया जाए, अगर कोई एयरक्राफ्ट किसी कंट्री का इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय भी करना चाहता है तो वो फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड तो बहुत कम एयरक्राफ्ट की होती है। उसके अलावा अभी अभी जो ब्रह्मोस की रेंज है करीब करीब 290 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन जो ब्रह्मोस NG है, यानी जो नया वेरिएंट है एक तरीके से आप कह लीजिए, वो करीब करीब 400 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ब्रह्मोस की स्पीड इतने ज़्यादा है कि कई सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो तो ब्रह्मोस को एक तरीके से ट्रैक ही नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी डिफिकल्टी होगी ब्रह्मोस को इवन डिटेक्ट करने में, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है। चाइना का जो J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है, मान लो वो ब्रह्मोस मिसाइल को डिस्ट्रॉय भी करना चाहे, वो फिर भी नहीं कर सकता। क्यों? उसकी मैक्सिमम स्पीड ही 2 मैक की है। ब्रह्मोस की स्पीड कितनी है? करीब करीब 3 मैक की है। तो ब्रह्मोस की जो स्पीड उससे ज़्यादा है तो वो एयरक्राफ्ट उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हमें अब किस गोल पे जाना है। हम डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं मिसाइल प्रोडक्शन में, लेकिन हर चीज़ का जो है फ्यूचर में इंप्रूवमेंट होता है। तो हमने एक टारगेट रखा है कि हमें ब्रह्मोस के अगले वेरिएंट्स को जितना भी हम इंप्रूवमेंट करें उनको मैक 5 तक पहुंचाना है और रेंज 1500 किलोमीटर तक पहुंचानी है, ताकि जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मिसाइल्स होती हैं ब्रह्मोस उनमें स्टैंड करे। अभी तो सिर्फ हम देख सकते हैं फिलीपींस और कुछ आसियान कंट्रीज जो है हमसे ब्रह्मोस मिसाइल मांग रही हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कि US भी हमसे ये मिसाइल मांगे। हमें इतना आगे तक बढ़ना है इस चीज़ में। अब हमारा एक्सपोर्ट एक गोल है, जैसे मैंने आपको बताया आत्मनिर्भर भारत के अंडर में हमने काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया है। तो देखिए अब यहाँ पर मेन एजेंडा क्या आता है। हम करीब करीब इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो पिछले डिकेड यानी 10 सालों से हम इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और अब जाके हम इसको थोड़ा एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग हम कर चुके हैं। अब ये इंडिया की जो डिफेंस की क्रेडिबिलिटी उसको तो बूस्ट करेगा ही। हमारे जो टारगेट्स हैं क्या, 5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट 2025 तक, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए कि हमें 5 बिलियन के डिफेंस के एक्सपोर्ट्स करने हैं। ये हमारा टारगेट है। और कब तक करने हैं? 2025 तक। ये हमें करना ही करना है। यहाँ पर ये मेन चीज़ है, इस चीज़ को आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फिलीपीन से नहीं, बाकी सारी कंट्री जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, UAE, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है किस चीज़ के लिए, इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि इंडिया जो है इंपोर्ट्स में, डिफेंस इंपोर्ट्स में सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है पूरे वर्ल्ड में। क्या आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन स्टैंड करता है? ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ कि इस जो फर्स्ट नंबर पे जो स्टैंड करता है वो भी इन्हीं लिस्ट में से कोई एक कंट्री है। तो या मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है जो स्टैंड करती है डिफेंस के मैक्सिमम इंपोर्ट्स में। अब देखिए इसमें हम जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, मिसाइल सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें बेच देनी है, दूसरी कंट्री खरीद लेगी, बात ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। देखिए बात यह है कि आज के डेट में इस मिसाइल को रिलेटेड चाइना बहुत ज़्यादा कॉशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुका है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। फिलीपींस जो है उसका, फिलीपींस का वैसे सारी जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उनका चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। किस चीज़ में? साउथ चाइना सी के लिए। अब क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन हैं और फिलीपींस जो है एक मिसाइल खरीद रहा है इंडिया से, तो डेफिनेटली ये चाइना के लिए कंसर्न तो है ही है। क्यों? क्योंकि अगर फिलीपींस के और नए टेक्नोलॉजी के मिसाइल आ गए तो उनकी अटैकिंग कैपेबिलिटी चाइना में बढ़ सकती है, और चाइना को इस बात की टेंशन है। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि चाइना जो है वो अब सतर्क हो चुका है कि फिलीपींस जो है एक मिसाइल खरीद रहा है इंडिया से, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर दिक्कतें फ्यूचर में हो सकती हैं। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से भाई काफ़ी सारी आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो भी फर्दर ब्रह्मोस मिसाइल और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मिसाइल्स जो हैं, इक्विपमेंट जो है उनको प्रकार करने की प्लानिंग कर रही हैं। अब ये जो हम देख सकते हैं इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पता करते रहती हैं कि कौन सी कंट्री कौन सी मिसाइल को इंपोर्ट कर रही है अपने देश के अंदर। इनफैक्ट जो हम अपनी कंट्रीज़ में इंपोर्ट करते हैं उसकी जानकारी भी चाइना को होती है अपने सोर्सेज के थ्रू। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये एक हर्डल हो सकता है किसमें? मनीला डील में, यानी फिलीपींस की जो एक तरीके से डील है उसमें ये एक छोटा सा हर्डल भी है। उसके अलावा हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि आज की डेट में कार्डसा एक्ट जो है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कार्डसा एक्ट जो है वो भी एक तरीके से का हर्डल ही है हमारे एक्सपोर्ट करने में मिसाइल को। हर्डल क्यों है?
अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे टर्की और चाइना, उनको आज के डेट में उन पे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। सैंक्शंस क्यों लगा दिए हैं? S-400 से रिलेटेड, क्योंकि यूएस ने पहले ही कहा था कि जो भी S-400 को खरीदेगा उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। ऑल्दो हम भी खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे यूएस के साथ रिलेशंस बेहतरीन हैं, इसलिए यूएस ने हमको थोड़ी छूट दे दी है, लेकिन चाइना टर्की पे तो सैंक्शंस लग चुके हैं। अब देखिए कार्डसा के अंदर क्या होता है कि अब जैसे हम देख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो सिर्फ इंडिया का नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ये रशिया का भी है। S-400 भी रशिया का ही है। तो सिंपल सी बात है, रशिया से जो भी ट्रेड करेगा उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। अब ब्रह्मोस मिसाइल बेच तो हम रहे हैं, लेकिन इसमें एक तरीके से टेक्नोलॉजी पार्ट्स जो हैं वो रशिया के भी तो है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ये फिलीपींस, वियतनाम जैसी कंट्रीज जो हैं, इनको थोड़ा डर तो है कि अगर ब्रह्मोस खरीदा जाएगा तो उन पर सैंक्शन आ सकते हैं। इंडिया को तो कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। होना होता तो S-400 में भी हम पे सैंक्शंस पड़ जाते, नहीं पड़े क्योंकि हमारे रिलेशन यूएस के साथ अच्छे हैं और फ्यूचर में भी जहाँ तक है नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो रशिया का भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है, तो कार्डसा भी एक सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा हर्डल है सामने इन कंट्रीज़ का, और ये कंट्रीज़ बैक ऑफ कर सकती है, यानी मिसाइल को खरीदने से मना कर सकती हैं कार्डसा की वजह से। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया कि 65% जो कंपोनेंट्स हैं ब्रह्मोस में जो लगे हैं, इंक्लूडिंग रैम जेट इंजन हो गया, रेडार हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रशिया की जो NPO, जिसके हमने अभी बारे में बात करी, यहाँ पर जो कंपनी थी जॉइंट स्टॉक कंपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम, इस कंपनी ने 65% प्रोडक्शन किया गया है, यानी 50% से ज़्यादा, यानी हाफ से भी ज़्यादा जो सामान ब्रह्मोस मिसाइल में लगा हुआ है वो रशिया का है। तो सिंपल सी बात है, रशिया का एक तरीके से आप कह सकते हैं मेजर स्टेक है। तो आप कह सकते हैं कि सैंक्शंस डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए रशिया का 10 या 15% ही स्टेक होता है इसमें, तो सिंपल सी बात है उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कह सकते हैं कि मेजोरिटी स्टेक रशिया का है, तो दिक्कतें हो सकती हैं, और इन दिक्कतों की वजह से ही ये कंट्रीज जो हैं बैक ऑफ कर सकती हैं। ये कंट्रीज हेजिटेंट हो सकती हैं किसी चीज़ के लिए, सैंक्शंस के लिए हेजिटेंट हो सकती हैं, और ये ब्रह्मोस मिसाइल लेने से फ्यूचर में मना भी कर सकती हैं। उसके अलावा एक और बहुत मेन रीज़न है इसके पीछे, वो है एक ब्रह्मोस जब किसी को भेजा जाता है तो उसमें क्या होते हैं, 4 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं। एक ब्रह्मोस, उसकी एक व्हीकल होती है, मिसाइल कैरियर्स होते हैं बहुत सारे, करीब करीब 90 मिसाइल भी होते हैं, और उसकी कॉस्ट करीब करीब कितनी है, 275.77 मिलियन, यानी करीब करीब 2000 करोड़ रुपया। बात पैसों की नहीं है, बात है कि कोविड-19 में जितने भी देश हैं वो मोस्टली का सभी देश है, ये कह सकते हैं उनकी इकोनॉमी डाउन है, सब नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। जहाँ पर उनको पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अपने लोगों को ही खिलाने के लिए, अपने लोगों को ही फीड करने के लिए, वहाँ पर क्या वो इतना महंगा डिफेंस इक्विपमेंट खरीद पाएंगे? मेन क्वेश्चन तो ये राइज होता है यहाँ पर। अगर कोविड नहीं आता तो शायद एकदम से कंट्रीज़ खरीद भी लेती, लोन लेके कुछ भी और करके, और जनरली मतलब हो ही जाता है। लेकिन कोविड पैंडेमिक में सभी देश बहुत ज़्यादा हिट हैं, तो ब्रह्मोस की इतनी महंगी दाम जो है, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रॉब्लम हो सकता है हमारे ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट में। ठीक है, अब इसके लिए हल क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना। हल ये है कि इंडिया जो है $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने वाला है फिलीपींस को। क्यों? ताकि फिलीपींस जो है ब्रह्मोस की एक बैटरी का मतलब ये वाली बैटरी नहीं है जो आपके मोबाइल में लगती है। जनरली जो आर्टिलरीज होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, इनको एक तरीके से इनका जो ग्रुप होता है उनको बैटरी के फॉर्म में कहा जाता है। जैसे आर्टिलरी बैटरी कहते हैं, वैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका एक सेट जो है इंडिया $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा फिलीपींस को। लाइन ऑफ क्रेडिट आप बेसिकली समझ लीजिए कि फिलीपींस बाद में धीरे धीरे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे हमें फ्यूचर में ये लोन रिटर्न कर देगा। तो अभी तो ये है कि हमें फिलीपींस को पैसा देंगे और फिलीपींस उसके बदले में हमसे उस मिसाइल को खरीद लेगा। तो अभी ये हल है अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने का। बाकी फ्यूचर में जैसे जैसे पैंडेमिक सही होगा, डेफिनेटली हमारे जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये बात करता है प्राइवेटाइजेशन के लिए, किस चीज़ का, बैंक्स का। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि आजकल एसबीआई तो नहीं, सॉरी, मतलब सारे बैंक्स की एक तरीके से स्ट्राइक चल रही है, क्योंकि रिसेंटली यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज करने वाली है। अब देखिए राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि क्या पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रख के हम इंडिया की बैंकिंग सेक्टर के लिए एक तरीके से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, या उसको घटा रहे हैं। यहाँ पर राइटर ये चीज़ बोलना चाहते हैं। रिसेंट बजट में यूनियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से प्राइवेटाइज करने की बात करी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक को। अब यहाँ पर राइटर बात करें कि नेशनलाइजेशन से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको छोड़ के जितने भी बैंक्स थे वो सारे के सारे प्राइवेटली ओन थे, सरकारी बैंक नहीं थे। और प्राइवेटली ओन होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, यहाँ पर ये बात की गई है।
ऑल्दो अब मैं यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन आपको देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरा ओपिनियन कॉपी ना कीजिए, आप अपना ओपिनियन बनाएं, जो आपको चीज़ें सही लगती हैं उस तरीके से बनाएं। अब राइटर क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो उसको छोड़ के जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे पास्ट में, मतलब 1950-60s की बात कर रहे हैं राइटर, तो उस टाइम में जितने भी बैंक्स थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, प्राइवेट बैंक भी। बट उस टाइम पे NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोग आज की में घपला कर देते हैं, विजय माल्या या नीरव मोदी टाइप के लोग, ये एग्जिस्ट भी तो नहीं करते थे। जब इस टाइप के लोग ही नहीं होंगे, इस टाइप की चीज़ें ही सोसाइटी में नहीं होंगी, तो डेफिनेटली बैंक तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही ना। अब ये मुझे आप ही कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर NPAs नहीं होते, इस टाइप के जो लोन्स जो हैं, जो लोग लोन लेके पैसा लेके भाग जाते हैं, ये लोग ही नहीं होते, तो क्या जो बैंक्स की दिक्कतें हैं NPAs की, क्या ये आज की डेट में होती? या मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो देखिए यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक थे वो पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। अब 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया और 1980 में 6 और बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। ध्यान रखिए, इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिए कि 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ है। ये एग्ज़ाम में आता है कि 1969 में कितने बैंक्स को एक तरीके से नेशनलाइज किया गया था। 1980s में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, ये भी आप याद रख लीजिए क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, अब क्योंकि नेशनलाइजेशन किया गया तो एक तरीके से हमने बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट दिया, जॉब्स क्रिएट करी, एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट भी किया, उनको क्रेडिट भी दिया, उनको पैसा भी दिया ताकि वो बूस्ट कर सकें। अब देखिए राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर ये सारी एक्टिविटीज़ हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करना, जॉब देना, बैंक को नेशनलाइज करना, तो हमने एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग यानी जॉब देना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो हैं, रूरल डेवलपमेंट जो होता है, गाँव का विकास, हेल्थ स्कीम जो होती हैं, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, जितनी भी ये MSMEs हैं, इन सब में हम एक तरीके से हम कह सकते हैं हमने इनको घाटा किया होता अगर हमने ये ऊपर वाले स्टेप्स नहीं लिए होते। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैंक्स हैं वो एक बहुत प्रायोरिटी बन चुके हैं। इन सब जितने भी फैक्टर्स हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बैंक्स का एग्जिस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बैंक ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है यहाँ पर दिक्कत करेगा। देखिए ये एक तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म राइटर ने बताया गया कि प्राइवेटाइज करने का ये एक घाटा है। ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट राइटर ने बताया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से पास्ट से हमने अभी तक बैंक्स को इंक्रीज़ किया। 1833 बैंक जो थे वो 1969 में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन 1995 में आगे जाकर देखा गया कि 1833 से सीधा 33,004 बैंक हो गए। वो भी कहाँ, रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, अभी पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो रूरल ग्रामीण इलाके हैं वहीं की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा बैंक्स क्यों बढ़ाए गए? क्योंकि डेफिनेटली बैंकिंग सर्विसेज जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और जितने भी हमने ऊपर फैक्टर्स डिस्कस किए, एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन प्लान्स, इन सब प्लान्स के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो बैंकिंग सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एम्पावर कर रही थी। लेकिन बैंकिंग सर्विस को कम करने से क्या होगा, ये चीज़ होगी क्या, लोग जो हैं यानी जो जिन लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, गरीब लोग जो हैं, वो मनी लेंडर्स यानी जो पैसे देते हैं लोग एक तरीके से बिना कागजी कार्रवाई के पैसे देते हैं, उन लोगों के पास जाएंगे। और ये लोग क्या करते हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे इन गरीब लोगों को उधार देते हैं, है ना। तो इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ जब्त कर ली जाती हैं अगर वो पैसा ना वापस रिटर्न नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो देखिए ये दोनों पॉइंट बहुत ही बेहतरीन थे, क्योंकि मैं रब कर देता हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ कि ये जो दो पॉइंट राइटर ने बताए हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म देते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए, आपके इंटरव्यूज़ में पूछा जाए कि आजकल जो बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो उसमें आपका ओपिनियन क्या है, या GDs में मान लो ये चीज़ आ गई कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है तो वो सही है या गलत है, तो आप यहाँ पर ये दोनों पॉइंट स्टेट कर सकते हैं। और बहुत ही क्वालिटेटिव पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन, मैं इनको एक तरीके से एक्सीलेंट पॉइंट्स कहूँगा, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं और आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को दिमाग में रख लीजिए। उसके अलावा यहाँ ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किस चीज़ में, डेयरी रिवॉल्यूशन में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ब्लू रिवॉल्यूशन में। आप मुझे बता सकते हैं जो ब्लू रिवॉल्यूशन था, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो जो था वो तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ब्लू रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड था? आप प्लीज़ ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया हुआ है। और अगर पास्ट की बात की जाए तो प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 2018-19 में कितना, 1,49,630 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। एक बहुत बड़ा अमाउंट। और इस यही नहीं,
2019-20 में यानी अगले ही साल 1,74,390 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया था। बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है। लेकिन इतने सारे अच्छी चीज़ होने के बावजूद भी सरकार जो है क्यों आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनको डिसइन्वेस्ट कर रही हैं, उनको उनका रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं दे रही हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज को ख़त्म कर रही हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, ये सब चीज़ें इनको करने के साथ साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? यहाँ पर राइटर ने एक तरीके से सरकार पर क्वेश्चन उठाया हुआ है। ये सब चीज़ें करने से राइटर कह रहे हैं कि अगर बैंक्स कम हो जाएंगे तो एक मोनोपोली हो सकती है। यानी मान लीजिए फिर बाद में एक या दो, एक SBI ही बचा और एक PNB ही बचा, तो इन दोनों बैंक्स की मनमानी ही चलेगी। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचेंगे कि अगर हमें PNB में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो हम किसी और बैंक में चले जाएँ, क्योंकि और बैंक में जाने के लिए बैंक्स होने भी तो चाहिए ना। तो राइटर यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि मोनोपोली जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम ये कह सकते हैं, अब राइटर का यहाँ ये कहना है कि अगर हम NPS की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो उसके लिए अगर हम PSB यानी अपने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको ब्लेम करें कि हाँ इन बैंक्स की वजह से ही ये जो बैंक की जो जिस तरीके से बैंक काम कर रहे हैं उसकी वजह से ही NPS बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। राइटर यही चीज़ कहना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में NPS तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि NPS की अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं। अब विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है, देखिए मैं भी यहाँ पर ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो विलफुल डिफ़ॉल्टर, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, विजय माल्या। ये विलफुल डिफ़ॉल्टर कैसे हो गया? और वहीं एक किसान जो है, गरीब किसान, वो विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है। क्यों? विलफुल डिफ़ॉल्टर वो इंसान होता है जिसके पास जो उसने उधार लिया है वो उधार वापस करने की क्षमता होती है, लेकिन वो जानबूझ के अपना जो लोन है बैंक का वो रिपे नहीं करता। तो विजय माल्या जैसे लोग वो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स ही आते हैं, जिनके पास पैसा है फिर भी वो लोन जो है बैंक का रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये मतलब होता है विलफुल डिफ़ॉल्टर का। और राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए जितने भी विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ, तभी जाके जो NPS जो है वो एक तरीके से कम होंगे। लेकिन अब राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि सरकार ने कोई ऐसा विलिंगनेस यानी ऐसी कोई इच्छा नहीं दिखाई है इस टाइप के मेजर लेने के लिए। डेफिनेटली ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि प्रॉपर क्रिमिनल एक्शन तो लेना चाहिए जितने भी विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, लेकिन सरकार को भी कदम लेने की ज़रूरत है। सरकार ही अगर कदम नहीं लेगी तो डेफिनेटली बात है लोग और ज़्यादा लोन्स पे डिफ़ॉल्ट करेंगे। जितना लोन पे डिफ़ॉल्ट होगा उतने ज़्यादा NPS बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा सरकार को और गवर्नमेंट बैंक्स को एक तरीके से लॉस होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर पॉइंट एक तरीके से यहाँ पर राइटर ने बताया गया कि, और एक और जो बताई गई है कि एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम बनाया जाना चाहिए। सिस्टम किस चीज़ के लिए? जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, इनके लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इनको एग्जामिन किया जाए ऑन ग्राउंड, और जो अकाउंटेबिलिटी है इनकी, यानी ये सिर्फ बैंक्स के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं होने चाहिए। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। क्यों ऐसा राइटर कह रहे हैं? देखिए मैं आपको नीरव मोदी का एग्जाम्पल बता दूँ। जो इतना बड़ा घोटाला PNB में हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि मतलब नीरव मोदी गए और उन्होंने डायरेक्ट घोटाला कर दिया। PNB के दो बहुत सीनियर ऑफिशियल्स जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि ये दो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे यहाँ पर, तो डेफिनेटली सी बात है उन दोनों ऑफिशियल्स ने ही नीरव मोदी को हेल्प करी इन लोन्स में डिफ़ॉल्ट करने पे, एक तरीके से जाली लोन लेने पे और इतना बड़ा घोटाला करने में। तो देखिए यहाँ पर नीरव मोदी से पहले तो ये दो बैंकर्स थे, जो दो बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल थे बैंक के, इन पर सवाल उठता है कि इन्होंने नीरव मोदी को हेल्प क्यों करी और इतना बैंक को इतना बड़ा लॉस क्यों करवाया। डेफिनेटली इसका मतलब है ये बैंक को तो अकाउंटेबल है ही नहीं, और दो ये बैंक की रोटी खा रहे हैं लेकिन ये बैंक की तो इज्जत ही नहीं कर रहे। तो राइटर यहाँ यही कहना चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें जितने भी इस टाइप के जो बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, उनको एग्जामिन किया जाए और वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के हित में काम करें, किसी और थर्ड पर्सन के हित में काम ना करें। ये यहाँ पर राइटर बताना चाहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल यहाँ पर राइटर ने डिस्कस किया, और आज के डेट में हमने अलग अलग आर्टिकल डिस्कस करे। ये आर्टिकल्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आंसर राइटिंग के अलावा इंटरव्यूज़, GDs, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये सब चीज़ें। तो देखिए आज की वीडियो में ये सब आर्टिकल्स को डिस्कस किए। अगर आपको कोई आर्टिकल्स पसंद आए तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा? नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही बढ़ती है। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको डेली एडिटोरियल्स और न्यूज़ जो है वो एक 30 से 40 मिनट की वीडियो में कंसाइजली मिल जाए।